आज मैं आपको कराने वाला हूं केमिस्ट्री का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में हम बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले सभी टॉपिक्स को, सभी पॉइंट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपने कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर बहुत हाईएस्ट होने वाला है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। मैं आज आपको केमिस्ट्री का पेपर कराने वाला हूं विद सॉल्यूशन के साथ, और यहाँ पे मैं उन सभी पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें। साथ में ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा देंगे। बहुत जल्द ये वीडियो हमारे इस चैनल पर आने वाली है। हमारा सेकंड चैनल रियाज सर फिजिक्स पर ये वीडियो पड़ी हुई है, आप उस पर भी देख सकते हैं। बस आपको बोलना है फिजिक्स में पास होने की ट्रिक बाय रियाज सर, केमिस्ट्री में पास होने की ट्रिक बाय रियाज सर, बायोलॉजी में पास होने की ट्रिक बाय रियाज सर। आप बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट। आप इनको अच्छे से समझें और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर लें। आप बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर हाईएस्ट तरीके से करके आओगे। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट पेपर को। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, चाहे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको भी हम पास करा देंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट। तो इस तरह से आपका पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे नेम आपका, यहाँ पे आपका पेपर कोड, यहाँ पे आपका पूर्णांक और यहाँ पे निर्देशांक आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने विकल्प की, तो अब हम देखने वाले हैं विकल्प को। तो यहाँ पे क्या पूछा उसने, यहाँ पे पूछा भाई उसने, यहाँ पे 0.2 m बिलियन के 500 मिली बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा है। यहाँ पे क्या दे रखा उसने, यहाँ पे भाई m दे रखा उसने, यहाँ पे v दे रखा है, यहाँ पे स्मॉल w आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे उसने m दिया 0.2, यहाँ पे उसने v दिया कितना 500 ml, यहाँ पे उसने स्मॉल w की वैल्यू डिफाइन कराई आपसे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू स्मॉल w। हम w में लगाएंगे, n में नहीं लगाएंगे, मोलों में नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी वैल्यू मोल में नहीं है। तो हम लगाएंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v। अगर हमारी वैल्यू ml में होती है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 1000 में कर लेंगे। वो मत करना कि डिवाइड कर रहे हो फिर लंबा बढ़ता है, ये सिंपल सा है, आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पे हमें स्मॉल w निकालना है, तो सबको एक साइड कर दो, इसको एक साइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा m और स्मॉल m, ये ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंचेंगे और 1000 हमारा डिवाइड में आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे ये। अब बात आती है कि स्मॉल w हमें निकालना है, तो m हमारे पास है, हमारे पास v भी है, स्मॉल m नहीं है, अणुभार नहीं है। तो अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार निकालते हैं यहाँ पे Na कितने हैं 2Na है, यहाँ पे प्लस C कितना है 1C है, 3 वो है। फिर आप इन सब की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 23 होता है इसका, इसका 12, यहाँ पे 3 इंटू 16, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 48। जब आप इसको ऐड करेंगे तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 10 और 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 5 9 और 1 10, 106 यहाँ पे हो जाएगा। तो स्मॉल m की वैल्यू हमारी ये आ गई, ये आ गई। अब आप वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जगह कम है यहाँ पे। तो 0.2 है और m अपना कितना है 106, और यहाँ पे अपना b 500 और यहाँ पे अपना 1000, ये से 2 टाइम और ये 2 से, ये आ गया हमारा 0.1। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 10.6। तो इसका आंसर जाएगा अपना ये। उसके बाद पूछा है रंगहीन आयन पूछा है, पेपर में ध्यान से पढ़े, रंगीन पूछा है या रंगहीन पूछा है, रंगहीन पूछा है। तो डी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा कि रंगहीन आयन जब होते हैं जब डी उपकोष पूर्ण भरा होता है। तो यहाँ पे जो होता है अपना Cu+1, ये जो होता है इसमें 10
इलेक्ट्रॉन होते हैं डी उपकोष में, तो ये पूर्ण भरा होता है, इसलिए ये रंगीन होता है। बाकी इन सब में अपूर्ण होता है अपना डी उपकोष, ये रंगीन होते हैं। तो आपको यहाँ पे पॉइंट के याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अपने बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन। ये सबसे छोटे वाले क्वेश्चन, जैसे मोलरता का पूछ लिया उसने आयंस पे पूछ लिया कौन रंगीन होता है कौन नहीं होता है, तो बेसिक नॉलेज वाले यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे निकालना है हमें x का मान। तो अब हम कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, जब हम इनकी ऑक्सीकरण संख्या लेंगे वो इक्वल आती है इसकी पावर की। यहाँ पे Cn का होता है -1 और Na का होता है +2। इस वैल्यू को अब हम निकाल सकते हैं। Na का कितना +2, तो +2 आ गया। यहाँ पे Cn कितने 4, तो 4 इंटू -1 और ये इक्वल आएगा इसकी पावर के, ये आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे -4 और +2, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा -2 यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखो ये करा रहे हैं हम, ये क्या है, ये है रोजाइन मूड अपचयन। तो रोजाइन मूड अपचयन है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा अपना एल्डिहाइड। ये 3 मेथिल समूह N से जुड़े हैं, ये क्या है, तृतीयक एमीन है। तो मैंने बोला ना यहाँ पे बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है एस्कर्बिक अम्ल। तो क्या होता है, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कर्बिक अम्ल। तो ये क्या है, विटामिन है। तो इस तरह से आप इनको करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे हिमांक के अवनमन एवं विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध आपको बताना है। यहाँ पे बात करें हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ये फॉर्मूले होते हैं, इन पे आपको न्यूमेरिकल तैयार करके जाना है। बहुत हाईलाइट टॉपिक है, यहाँ से मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ये इसका संबंध है। डेल्टा टी एफ इक्वल होता है के एफ एम, ये है मोललता। जब मोललता का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है। तो ये हमारा आ गया इसका रिलेशन, डेल्टा टी एफ, ये रिलेशन आ गया। मोलर द्रव्यमान मीन्स अणुभार में पूछा है, ये हो गया। फिर उसके बाद अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यंकी द्रव्यमान भिन्न होता है, क्यों? क्योंकि अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे हम बात करें, ये बोल रहा है भाई यहाँ पे NH4OH विलयन में CuOH का होल्टोइज घुलनशील है, जबकि NaOH विलयन में नहीं। इसका रीजन उसने पूछा है, क्यों? तो ये जो होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल में विलय जटिल यौगिक बनाते हैं, इसलिए इसमें घुल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये दुर्बल क्षार है और ये प्रबल क्षार है, इसलिए ये एक दूसरे में नहीं घुल पाते हैं। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे KOH एल्कोहलीय है। जब एल्कोहलीय होता है तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लग जाता है, Br यहाँ से जाएगा KBr और HOH H2 बाहर हो जाएगा, ये हमारा इस तरह से बनेगा CH3 CH2। फिर हमें HBr का योग कराना है पराऑक्साइड में, पराऑक्साइड में निगेटिव माइनस वाला जो Br होगा वो H ज्यादा होंगे वहां पे जाता है, ये मार्कोनिकॉफ के उल्टा होता है। तो यहाँ पे Br यहाँ पे लग जाएगा जब हम HBr से कराएंगे इस तरह से, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो हमारा बन जाएगा इस तरह से भाई CH3 CH2 CH2Br, तो इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान यहाँ पे क्या रखना है आपको, मोललता, मोलरता, मोलेंस, ये तीनों टॉपिक हाईलाइट है न्यूमेरिकल के लिए भी, तो आपको अच्छे से न्यूमेरिकल इन पे करके जाने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे उसने दे रखा है भाई, यहाँ पे एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है, तो 54% का साइन हट गया, तो इसने W/W में ये दे रखा है। ऊपर वाला किसका, जल का, और नीचे वाला पूरे बिलियन का। तब पूरे बिलियन का 100 है और 54 इसमें कितना है, 54 ग्राम जल है, तो हमारा एथिल अल्कोहल कितना होगा, एथिल अल्कोहल होगा यहाँ पे 40 ग्राम। तो H2O का जो भार हुआ वो कितना हुआ,
54 हुआ, और यहाँ पे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल कितना है 46 है, 46 है अपना। फिर क्या करोगे, दोनों के भार हमें यहाँ से मिल गए, फिर उसके बाद इनके अणुभार आप निकालकर, जैसे अभी निकाला था अणुभार, निकालकर क्या करोगे, दोनों के मोल निकालोगे, इसके एथिल अल्कोहल के भी मोल निकालोगे आप, और जल के भी मोल निकालोगे। फिर उसके बाद जल का आपको निकालना है मोलस, तो जल के ऊपर दोनों के टोटल नीचे, और एथिल अल्कोहल का तो इस तरह से आप निकाल दोगे, नो प्रॉब्लम। आगे हम बात करें भाई, यहाँ पे ये अपनी रिएक्शन है HNO3 के साथ फिनोल की अभिक्रिया, तो यहाँ पे तो सिंपल होता है, NO2 ऑर्थो पैरा पे यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि OH जो होता है ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन पॉइंट पर ध्यान रखना है, आपको अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे फिर IUPAC उसने पूछा है, फिर ये आपको अच्छे से करनी है। देखो सभी रिएक्शन मैं कराऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जिस बच्चे से रिएक्शन आती है वो इनको कर लेंगे, और जिस बच्चे से रिएक्शन नहीं आती तो मैं यहाँ पे अगर करा भी दूं तो उनसे नहीं हो पाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरा पर्पस है आपको ये समझाना कि क्या टॉपिक इंपोर्टेंट है, कहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद IUPAC करने हैं। फिर विटामिनों का वर्गीकरण, ध्यान रखिए विटामिनों का जो क्वेश्चन होता है 5 मार्क में भी पूछ लिया जाता है, तो विटामिन वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएं, न्यूक्लिक वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएं, और प्रोटीन की संरचना वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पे पूछा है कि भाई विटामिनों का वर्गीकरण जो होता है जल में मिले और वसा में मिले और रक्त का थक्का, सिंपल सा क्वेश्चन है कि होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौललता की परिभाषा पूछिए, उसने दिया भाई इतने ग्राम विलायक में, तो W की वैल्यू ये है, विलय के मोल N ये है, तो उसने पूछा है मौललता, ये पूछा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा के कर देना है। जब यहाँ पे केजी में होता है तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और यहाँ पे ग्राम में होता है तो इससे कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा है, ये आपको करना है। फिर हम बात करें यहाँ पे कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, यहाँ पे 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम भी आपको करना है, कोलराउस का नियम भी आपको करना है, और यहाँ पे राउल्ट का नियम भी आपको करना है। ये तीनों नियम आपको 3 मार्क में हर सेट में देखने के लिए मिलेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें, ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं इन दोनों फॉर्मूलों पर, ये आपको जरूर से करके जाने हैं, ये आपके पेपर में 3 मार्क में देखने के लिए मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाने हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे रखा है, उसने इतना है, और अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 व भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, उसने T यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा नहीं दी होती तो हम क्या मान लेते हैं अपने साइड से, यहाँ पे A0 मान लेते हैं, प्रारंभिक A0 हो गया, और T समय के बाद 1/16 हो गया ये, तो ये हो जाएगा हमारा A0/16, ये हो गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, A0 की वैल्यू, और ये हमारी AT की वैल्यू ये आ गई। तो ये हमारी दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जैसे ये दोनों वैल्यू हमारे पास आएंगी, फिर हम इसमें इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो नो टेंशन, इन पे आप जरूर से क्वेश्चन करके जाएं, और इस टाइप के सवाल यहाँ पे मोस्टली नहीं पूछे जाते। फिर उसके बाद बात करें नट समीकरण, और यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध यहाँ पे पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल यहाँ पे 3 मार्क में यहाँ से पूछा जाता है, तो आप बहुत अच्छे से इसका न्यूमेरिकल करके जाएं। फिर आता है अभिक्रिया की दर और कोटि, ये थियोरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की दर और कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से इसको करके जाएं। फिर आता है टॉलन अभिकर्मक, तो यहाँ पे आपको टॉलन अभिकर्मक, ल्यूकस परीक्षण, हिंसबर्ग परीक्षण, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, आपके साइड में देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह से आपको ये करना है। अब हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्या करना है आपको, आप कवर कर लेंगे पूरी केमिस्ट्री को,
एक तो नेम रिएक्शन करनी है आपको, और आपको मार्कोनिकॉफ का नियम प्लस एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम करना है, और यहाँ पे आपको इतना कवर करना है। और यहाँ पे जो नेम रिएक्शन है वो सब मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको करनी है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट पेपर आपका करा देंगे, तो ये आपको अच्छे से करनी है। आप स्क्रीनशॉट इनका ले लें। ये हो गया, ठीक है। तो हम पॉइंट पे बात कर रहे थे कि क्या क्या हमें करना है। तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और नेम रिएक्शन हमें करनी है। और जो सिंपल वाली, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा मार्कोनिकॉफ से हो जाएगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ से हो जाएगा। और यहाँ पे हमें नेम रिएक्शन भी करनी है, एंटी मार्कोनिकॉफ पे भी वो पूछ लेता है। इनके साथ आपको जो सिंपल विस्थापन वाली अभिक्रिया होती है, सिंपल वाली, एक ग्रुप हटाओ दूसरा लगा दो, जैसे ये, जैसे देखो ये यहाँ पे क्या होगा, KBr बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा, तो Br हट गया, Cn लग गया। तो सिंपल टाइप की जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया है ये कर लेना है। इतना आपने कर लिया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीटली कर लोगे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे आपको अथवा में ऑप्शन मिलेंगे, आप ये कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। और ये PCL 5 वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है PCL 5 का। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप करके जाएं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे जो पेपर में है आप छोड़े ना, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जो मैंने रिएक्शन आपको बताई है वो करनी है, काम खत्म। आप ये भी कर सकते हो। तो देखो नेम रिएक्शन तो यहाँ पे पूछी ही जाती है, तो ये आप कर सकते हो। ये वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो अथवा में आप पहला पोर्शन करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर बात करें यहाँ पे भी देखो नेम रिएक्शन का तो डायरेक्टली फायदा मिलेगा, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, जब में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है वहां पे भी आपको इनका फायदा मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप इस पूरे पेपर को अच्छे से करें, पूरे पेपर को बहुत अच्छे से करें। जितनी भी रिएक्शंस हैं, एक एक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी रिएक्शन को यहाँ पे लेफ्ट ना करें। इतना ही मुझे आज आपको समझाना था, ये पेपर कराना था। अच्छे से आप इसको कर लें, कोई भी रिएक्शन आप ना छोड़ें, और जो पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं उन पर मेनली फोकस करें। अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।